In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, today our topic is related to the general gas equation. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद ये इसकी डेरिवेशन क्या है, और इस जनरल गैस इक्वेशन में से हमने जो पहले लॉज पढ़ चुके हैं, गैस लॉज जो कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वगैरह थे, वो हम किस तरह से इस जनरल गैस इक्वेशन से डिराइव करेंगे, और लास्ट पर हम जो जनरल गैस कांस्टेंट आर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने जनरल गैस इक्वेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसके नेम की तरफ आपको लेकर चलता चलूं कि इसका नेम ऐसा क्यों है। तो आपको पता है कि इससे पहले हमने कुछ लॉज पढ़े हैं जिनको गैस लॉज का नाम दिया जाता है, जो कि बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है। अब इस जनरल गैस इक्वेशन का मतलब क्या है? अब इक्वेशन का तो आपको मतलब पता है, ये कोई ना कोई मसावात होगी, और गैस यानी कोई ना कोई गैसेस के बारे में होगी। अब जनरल का क्या मतलब है? जनरल का मतलब है कि जो पीछे हम लॉज पढ़ चुके हैं उनको मिलाकर जो एक आम सी यानी जनरल वे में जो इक्वेशन बना दी जाती है उसको हम जनरल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। तो मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि जो हमने लॉज पढ़े हैं उनको मिलाकर उनको डिराइव करके हमारे पास जो एक जनरल इक्वेशन आती है उसको हम जनरल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने मेंशन की है, द इक्वेशन विच शोज दैट, वो वाली मसावात या वो वाली इक्वेशन जो हमें बताती है फॉर एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के बारे में। अब आप पूछेंगे सर आइडियल गैस क्या होती है? मैं आपको बताता चलूँ, आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके ऊपर सारे के सारे गैस लॉज एप्लीकेबल होते हैं, और ये रियल गैस नहीं होती। जो जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे इस पर एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद द इक्वेशन विच शोज दैट फॉर एन आइडियल गैस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब किस किस का? प्रेशर का एंड वॉल्यूम का। प्रेशर का और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल गैस कांस्टेंट जिसको हम मजीद आकर जाकर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बारे में के बराबर होता है। जो इन तीनों का प्रोडक्ट होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जिस तरह से इक्वेशन भी है कि इक्वेशन को ही हम इसकी स्टेटमेंट को इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिएगा जरा, स्टेटमेंट थी इक्वेशन विच शोज दैट फॉर एन आइडियल गैस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखें, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट दैट इज कैपिटल R, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज T। तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आई दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन और आल्सो कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसके दो नाम्स हैं, एक जनरल गैस इक्वेशन है और एक आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब आपके माइंड में लाजमी तौर पर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्रेशर का तो हमें पता है, वॉल्यूम का भी पता है, और n नंबर ऑफ मोल्स का भी पता है, टेम्परेचर का भी पता है, लेकिन सर व्हाट इज जनरल गैस कांस्टेंट, व्हाट इज कैपिटल R? तो इसको हम मजीद नीचे डिस्कस करते हैं जब इस इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो इस इक्वेशन की डेरिवेशन में सबसे पहले आपको पता है बॉयल्स लॉ ने कहा था कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। लेकिन उसने कुछ कंडीशंस लगाई थी और वो कांस्टेंट की शक्ल में थी, जो कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर जो उस कंटेनर का है वो भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट ही होना चाहिए। इसके बाद जब हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ ने कहा था कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। और इस यहाँ पर भी कुछ कंडीशन मौजूद है कांस्टेंट की शक्ल में, जो कि कांस्टेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होने चाहिए और प्रेशर भी कांस्टेंट होने चाहिए। और जो तीसरे नंबर पर एवोगाड्रोस लॉ, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमने एवोगाड्रोस लॉ को डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आपको एवोगाड्रोस लॉ का हिंट देता चलूँ कि इट इज़ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
proportional to number of moles. It means if number of moles increase, the volume of gas is increased. जितने number of moles ज़्यादा होंगे गैस का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर भी कंडीशंस हैं, वो कौन सी हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों ही यहाँ पर कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अब देखिएगा ज़रा, इन तीनों इक्वेशंस में आपको वॉल्यूम ज़रूर दिखाई दे रहा है, तो जब इन तीनों की एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर ही होगी। तो इसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। जब हम कंबाइन करेंगे तो इन तीनों में जो एक ही चीज़ कॉमन है दैट इज़ v, उसको हमने एक साइड पर लिख लिया और इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिखेंगे और उसके साथ जो टॉप पर हम नॉमिनेटर में लिखेंगे वो वाली चीज़ जो इन तीनों इक्वेशंस में नॉमिनेटर में है, जो कि स्मॉल n है। उसके बाद दूसरी चीज़ है जो कि नॉमिनेटर में है दैट इज़ टेम्परेचर T, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया NT एंड द, और उसके बाद हम ये लिखेंगे जो चीज़ डिनोमिनेटर में है दैट इज़ प्रेशर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू NT ओवर P। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करूँगा तो आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए एक तो मुझे यहाँ पर कांस्टेंट पुट करना पड़ता है और साथ में इक्वालिटी का साइन भी पुट करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह जनरल गैस इक्वेशन होती है, जब हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट पुट करेंगे उसको हम जनरल गैस कांस्टेंट का नाम देंगे या फिर आइडियल गैस कांस्टेंट का नाम देंगे। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आइडियल गैस कांस्टेंट क्या है। वो वाला कांस्टेंट जो हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए जनरल गैस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं उसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो वो उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पर मैंने यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लिख दिया और इसके अलावा मैंने यहाँ पर कैपिटल R दैट इज आइडियल गैस कांस्टेंट ये भी लिख दिया और NT और P वैसे का वैसा ही आ गया। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। वो किस तरह से करेंगे, ये जो प्रेशर है ये डिनोमिनेटर में है तो ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो जब हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा और हमारे पास फाइनल इक्वेशन दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। तो हमारे पास ये बात साबित हुई कि जो प्रेशर का और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर ऑफ मोल्स, आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डन है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम ये जो हम अभी तक जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं इसमें से कुछ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ वगैरह को रिड्यूस करेंगे यानी निकालेंगे। पहले हमने इन लॉज से गैस इक्वेशन बनाई थी, अब हम इस इक्वेशन से उन लॉज की तरफ चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है दैट इज़ PV इज इक्वल टू nRT। तो इसमें से बॉयल्स लॉ कैसे होगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया बॉयल्स यानी बॉयल्स लॉ किसके बराबर होगा, कब, जब कांस्टेंट क्या चीज़ होगी, यहाँ पर कांस्टेंट रखिए जो कि बॉयल्स लॉ की कंडीशंस हैं, दीज आर n कांस्टेंट एंड t कांस्टेंट, ये दोनों की दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो देखिएगा इस इक्वेशन में n कांस्टेंट इस बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग और t कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हो गए और R वैसे ही आपको पता है दैट इज आइडियल गैस कांस्टेंट। जब ये तीनों के तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो फिर इन तीनों की जगह पर मैं एक अलहदा एक नया कांस्टेंट लिख दूंगा दैट इज K। तो मेरे पास PV इज इक्वल टू K एक नई इक्वेशन आ गई जिसको हम बॉयल्स लॉ का नाम देते हैं। अब चार्ल्स लॉ को भी डिराइव कर लेते हैं और चार्ल्स लॉ की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। तो इस इक्वेशन में जब हम प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो उस टाइम पर पहले इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। वो कब होगी, जब वॉल्यूम यहाँ रहेगा और प्रेशर इधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, RNT ओवर P हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, N, एक ये चीज़ कांस्टेंट और दूसरी चीज़ कौन सी है, प्रेशर P कांस्टेंट। अब जब ये दोनों कांस्टेंट है और R आपको पता है ये भी कांस्टेंट है तो इन तीनों की जगह पर मैं एक नया कांस्टेंट पुट करूंगा जो कि K है। तो मेरे पास V इज इक्वल टू KT, V इज इक्वल टू KT, ये मेरे पास चार्ल्स लॉ की इक्वेशन भी आ गई। उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ को भी डिराइव कर लेते हैं। तो एवोगैड्रोस लॉ की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, वो कौन कौन सी, एक टेम्परेचर है और दूसरी क्या है, प्रेशर। तो इस इक्वेशन को अगेन मैं रीअरेंज करूंगा तो उसी तरह से V इज इक्वल टू RNT ओवर P आएगा। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स एक T है और एक P है, R वैसे ही कांस्टेंट आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इन तीनों की जगह पर मैं एक नया कांस्टेंट पुट करूंगा दैट इज K और N साथ में आएगा, V इज इक्वल टू NK, दैट इज द इक्वेशन फॉर एवोगैड्रोस लॉ। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम इन तीनों लॉज को जनरल गैस इक्वेशन में से डिराइव कर सकते हैं।
अब जनरल गैस इक्वेशन में से जो हमने आइडियल गैस कांस्टेंट देखा उसके कुछ यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो आइडियल गैस कांस्टेंट है उसके यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूं कि जो आइडियल गैस कांस्टेंट है ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिएगा, पी वी इज टू एन आर टी है, तो आर जब हम ये आर को जब हम निकालेंगे तो ये एन टी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में ये जो आइडियल गैस कांस्टेंट R है ये चार पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है इसके जो यूनिट्स होंगे वो भी इन चारों के यूनिट्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। मैं आपको फिर से बताता चलूं कि चूंकि ये आइडियल गैस कांस्टेंट इन चार पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसके यूनिट भी इन चारों पैरामीटर्स के यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम STP, व्हाट डज इट मीन? STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कुछ खास वैल्यूज़ होती हैं, प्रेशर की भी और टेम्परेचर की भी और वॉल्यूम की भी। ये जब ख़ास वैल्यूज़ STP की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम अगर आइडियल गैस कॉन्स्टेंट को निकालना चाहें तो हमें पता है STP पर जो प्रेशर है वो 1 ATM के इक्वल होता है, वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, N 1 मोल, N 1 मोल एंड T इज टेम्परेचर दैट इज 273.16 केल्विन एट STP। तो ये वैल्यूज़ जब हम STP के ऊपर पुट करते हैं तो हमारे पास इनको सॉल्व करने के बाद ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब हम 22.414 को 273.16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0821। अब इसके यूनिट्स को ज़रा अरेंज कीजिएगा। ATM वैसे का वैसा ही आ गया क्योंकि ये नॉमिनेटर में है, डेसीमीटर क्यूब ये भी वैसे का वैसे ही आ गया, क्यों? ये भी नॉमिनेटर में है, और मोल इज इन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में है, तो जब हम इसको नॉमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इस टाइम इसकी पावर क्या है? 1, इस टाइम इसकी पावर 1 है, तो जब हम इसको नॉमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। इसी तरह से केल्विन की पावर भी क्या है? 1, तो जब हम इसको नॉमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर इनवर्स होकर K-1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट की STP पर वैल्यू आई, दैट इज 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जो ATM और जो डेसीमीटर क्यूब ये दोनों यहाँ पर मिलकर यूनिट्स ऑफ एनर्जी हमें दे रहे हैं। अब इस इक्वेशन का एक और भी मतलब सुन लीजिएगा कि अगर हम प्रेशर को 1 ATM में लें, गौर से सुनिएगा, अगर हम प्रेशर को 1 ATM पर लें और जो वॉल्यूम है उसको डेसीमीटर क्यूब में लें और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 हो और टेम्परेचर क्या हो 273.16 केल्विन फॉर एन आइडियल गैस, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम किसी भी आइडियल गैस के लिए लें तो अगर हम इन सारी कंडीशंस के ऊपर उस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करेंगे उसके ओरिजिनल टेम्परेचर से, जब हम 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी एनर्जी में कितना इजाफा होगा? 0.0821। मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि अगर ये कंडीशंस मौजूद हैं, 1 ATM गैस का प्रेशर है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के 1 है और टेम्परेचर 273.16 केल्विन है, तो इन कंडीशंस के ऊपर अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन उसके ओरिजिनल टेम्परेचर से इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी का इंक्रीज होगा वो 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन के इक्वल होगा। डन है। चलें जी, अब नेक्स्ट हम इसी से ही कुछ मज़ीद यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं, इसी से ही डिराइव करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, R इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब मैं यहाँ पर प्रेशर को चेंज करके ATM की बजाय डेसीमीटर क्यूब में ATM की बजाय मैं इसको मिलीमीटर ऑफ Hg में ले लेता हूं अगर, तो आपको पता है कि जो 1 ATM होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। 1 ATM 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मैं 1 ATM की जगह पर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg पुट करूँगा, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 62.4 डेसीमीटर क्यूब
मिलीमीटर ऑफ Hg पर मोल पर केल्विन। ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ Hg आर की वैल्यू आ गई। इसके अलावा मज़ीद अगर हम डिस्कस करें तो आपको पता है कि जो प्रेशर का जो 1 टॉर है, प्रेशर का जो यूनिट है दैट इज़ 1 टॉर, वो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो सिंपली आप इस इक्वेशन में यहाँ पर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg से 1 टॉर को रिप्लेस कर दें। जहाँ पर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg था वहाँ पर आपने 1 टॉर पुट कर दिया, तो हमारे पास इस इन टर्म्स ऑफ टॉर हमारे पास जो जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आई दैट इज R इज इक्वल टू 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। उसके अलावा अगर हम मज़ीद आगे डिस्कस करें तो आपको ये भी पता है कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब की टर्म्स में लिखूंगा तो ये जो डेसीमीटर क्यूब है इसकी जगह पर मुझे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पुट करना पड़ेगा। जब मैं इस क्वेश्चन के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब पुट करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक हमने कुछ यूनिट्स को डिस्कस किया जो कि जनरल गैस कांस्टेंट आर के हैं और उनकी वैल्यूज़ को भी डिस्कस किया। अब हम इसी जनरल गैस कांस्टेंट को के जो एसआई यूनिट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगेन वही बात कि इस जनरल गैस कांस्टेंट के यूनिट्स एसआई यूनिट्स कब होंगे, जब इन सारी की सारी वैल्यूज़ के यूनिट्स एसआई होंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब इन सारी की सारी वैल्यूज़ के यूनिट एसआई होंगे तब ये जनरल गैस कांस्टेंट के यूनिट्स भी एसआई यूनिट्स ही होंगे। तो पुट करें ज़रा इन सब के यूनिट्स एसआई में। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। एन का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल। एंड टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? के और केल्विन। और हमने स्टार्ट में भी एक बात की थी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब था कि हम जो टेम्परेचर की वैल्यू लेंगे वो केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में लेंगे। तो देखिएगा ज़रा, ये सारे के सारे हमने ऐसा यूनिट्स मैंने आपको बता दिए। अब ये सारे के सारे यूनिट्स यहाँ पर पुट कीजिएगा। प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 0.022241 डेसीमीटर क्यूब। and n is the 1 mole and temperature is 273.16 Kelvin। जब आप सारी की सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आएगा दैट इज 8.3143। दिस इज द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर। और यूनिट्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें समझने वाली बात देखिएगा, ये जो न्यूटन है ये मैंने वैसे का वैसे ही पुट कर दिया। उसके अलावा ये जो मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर क्यूब है, तो ये जो बेसिस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई होंगी। जब मल्टीप्लाई होंगी तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 मीटर मैंने यानी मीटर की पावर 1 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद मोल्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो नॉमिनेटर में लिखने के लिए इसकी पावर को इन्वर्स करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर 1 है। और जब ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी पर मोल। और केल्विन की भी वैल्यू यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर में। और जब मैं इसको नॉमिनेटर में लेकर जाऊँगा तो इसकी वैल्यू भी इसकी पावर भी इन्वर्स होकर -1 हो जाएगी। तो जब हम ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट्स में 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर